नमस्कार, मैं सुनील तिरवार। अभय न्यूज के 15 सितंबर बुधवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। इंदौर रोड पर पंत पिपलाई के पास सावेर से बीड़ी के पैकेट देकर उज्जैन लौट रहे एक आयशर चालक से दिन दहाड़े 3 बदमाशों ने 3.5 लाख रुपए लूट लिए। बाइक से आए बदमाशों ने ओवरटेक कर आयशर रुकवाई और फिर चालक की आंख में मिर्ची झोंक कर वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने ड्राइवर को चाकू भी मारे। दरअसल फवारा चौक स्थित गणेश ट्रेडर्स से 30 नंबर बीड़ी का थोक व्यापार होता है। ट्रेडर्स से माल आसपास के शहरों तक जाता है। बुधवार को भी ट्रेडर्स का ड्राइवर लक्ष्मी नगर निवासी महेश माल भरकर सावेर गया था। सावेर में माल देकर और कलेक्शन कर वह शाम करीब 5 बजे उज्जैन लौट रहा था। पंत पिपलाई और उज्जैन के बीच बाइक सवार 3 युवकों ने पीछा कर आयशर रुकवा ली और महेश की आंख में मिर्ची झोंक दी और आयशर में रखे 3.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। एकाएक दिन दहाड़े हुई वारदात से सनसनी फैल गई। नानाखेड़ा थाने से भारी पुलिस फोर्स रवाना किया गया। हालांकि लुटेरों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। ड्राइवर के बताए हुलिये के आधार पर पुलिस टोल नाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। फिलहाल रात तक लुटेरों का पता नहीं चला था। एएसपी अमरिंदर सिंह ने बताया कि आरोपियों ने ड्राइवर की आंख में मिर्ची झोंकी और चाकू मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। मामले में पुलिस के हाथ कुछ सुराग लगे हैं। जल्द ही खुलासा होने की उम्मीद है। महाकाल मैदान में लगने वाले महाराजवाड़ा क्रमांक 2 स्कूल के 9वीं कक्षा के एक छात्र को 5 लड़कों ने चाकुओं से गोद दिया। छात्र का क्लास की बेंच पर बैठने को लेकर दूसरे छात्र से विवाद हुआ था। जब वह स्कूल से बाहर निकल रहा था तभी उस पर चाकू से हमला कर दिया गया। बीच बचाव करने में छात्र का एक साथी भी घायल हुआ है। हालांकि वह उपचार के लिए अस्पताल नहीं पहुंचा है। कोट मोहल्ला में रहने वाला 16 साल का फरहान पिता सईद खान 9वीं क्लास का छात्र है। बुधवार को वह स्कूल गया था। क्लास में वह आगे की बेंच पर बैठा था। इसी दौरान सहपाठी कार्तिक आया और उससे बेंच से उठने को कहा। फरहान ने उसी बेंच पर बैठने की बात की तो दोनों के बीच विवाद हो गया। हालांकि जल्द ही विवाद शांत भी हो गया, लेकिन कार्तिक ने विवाद की गठरी बांध ली और उसने स्कूल छूटने के समय अपने साथियों को बुला लिया। जैसे ही स्कूल छूटा और फरहान बाहर निकला तो कार्तिक, यशवंत और उसके 3 साथियों ने चाकुओं से हमला बोल दिया। फरहान को चाकू के 3 घातक वार लगे। पहले वार से उसके कंधे के पीछे की तरफ 8 इंच गहरा घाव हो गया, जबकि दूसरे वार से उसके जांघ में चोट आई। तीसरा वार चाकुओं के वार रोकने में उंगलियों पर लगा। बीच बचाव में बेगमबाग में रहने वाला फरहान का दोस्त अयान भी घायल हो गया। फरहान पर हमला करने के बाद आरोपी मौके से भाग निकले। दोस्त एवं स्कूल स्टाफ ने फरहान को अस्पताल भिजवाया। यहाँ उसके घावों पर टांके लगाए गए। फरहान ने बताया कि 5 हमलावरों में से वह सिर्फ कार्तिक को नाम से जानता है। शेष को सामने आने पर पहचान लेगा। उसके मुताबिक आरोपियों के पास बड़े बड़े चाकू थे। इधर वारदात में घायल अयान का पता नहीं चला है। उसके हाथ में चोट आई है, लेकिन घटना के बाद से वह और उसका परिवार घर छोड़कर चले गए हैं। स्कूल में छात्रों के बीच हुई चाकूबाजी ने स्कूल की व्यवस्था और शहर में बढ़ते अपराध की कहानी कह दी है। 3 दिन पहले ही महाकाल थाना क्षेत्र में ही किशोरी की मौत हुई थी। ऐसे में तीसरे दिन दहाड़े हुई चाकूबाजी की घटना ने पुलिस पर सवाल खड़ा कर दिया है। महाराजवाड़ा शिक्षण मध्य प्रदेश स्कूल था। महाकाल घाटी के यहाँ हम स्कूल गए थे परीक्षा देने और वहाँ 3-4 छोरों ने हमारे पे वार कर दिया। हमारे अकेले पे। बाकी वो फिर हमारे दोस्तों ने हमें लेके गए थे बाहर। फिर हमारे दोस्तों ने बोला कि तू अस्पताल चल पहला। और 3-4 छोरे के पास थे चाकू और बाकी थे बीच बचाव करने वाले। ये बेंच के चक्कर में हुआ था। हम बैठ रहे थे ना, उसके चक्कर में हुआ था कि तू उठ यहाँ से और हम तेरे को मारेंगे। मैं जैसे ही बाहर निकला ना तो उन्होंने मेरे को चाकू मार दिया। एक ने जांघ पे मारा और एक ने कंधे पे मारा और एक पेट पे मारिया था तो मैंने हाथ से बचा लिया। आज दिनांक को महाराजवाड़ा स्कूल के में 2 लड़के आपस में कुर्सी पर बैठने की बात को लेकर विवाद हुआ, जिसमें फरहान नाम के लड़के को कार्तिक नाम के लड़के ने चाकू से मारपीट की। लड़का फरहान भर्ती है अस्पताल उज्जैन में, जिसकी जांच की जा रही है। शहर में एक बार फिर केबल वॉर शुरू हो गया है। इस बार इसकी शुरुआत नानाखेड़ा बाईपास की कॉलोनियों से हुई है। हाटकेश्वर डायमंड कॉलोनी में केबल कनेक्शन डालने की बात पर बुधवार को एक केबल ऑपरेटर के 2 कर्मचारियों को चाकू से गोद दिया गया। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल ये लड़ाई इलाकों पर आधिपत्य को लेकर शुरू हुई है। इस क्षेत्र में संतोष मामा, सोनिया और सुनील डांगी की केबल लाइन चलती है। चूंकि हाटकेश्वर का यह क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है तो कनेक्शन को लेकर मारामारी शुरू हो गई है। डांगी और संतोष मामा इस क्षेत्र को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। दोनों के बीच सुलह की कोशिश भी की गई, लेकिन यह असफल हो गई। करीब 1 सप्ताह पहले भी दोनों के कर्मचारी आमने सामने हुए थे और मामला नीलगंगा थाने तक भी पहुंचा था, लेकिन राजनीतिक दबाव में पुलिस ने कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं की।
नतीजन बुधवार को सुनील डांगी के 2 कर्मचारियों पर चाकुओं से हमला बोल दिया गया। डांगी का कर्मचारी लखन चूड़िया अपने एक और साथी के साथ हाटकेश्वर डायमंड कॉलोनी में एक कस्टमर की कंप्लेंट ठीक करने गया था। इसी दौरान दोनों को 1 दर्जन से ज्यादा युवकों ने घेर लिया और ताबड़तोड़ चाकुओं के कई प्रहार कर दिए। दोनों युवकों को घायल हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। लखन चूड़िया ने बताया कि वह अपने साथी के साथ कंप्लेंट ठीक करने हाटकेश्वर डायमंड कॉलोनी गया था। इसी दौरान जितेंद्र, अभिषेक और उसके 10 से ज्यादा साथियों ने हमला बोल दिया। तो कस्टमर का फ़ोन आया था कि भैया टीवी बंद हो गया है। तो हम यही देखने गए थे कि हमारी लाइन कहाँ से डैमेज हुई है, कट गई है। तो हम देखने गए थे, वहाँ पे हमको घेराबंदी करके ने चाकूबाजी चालू कर दी कुछ छोरों ने। उसमें एक जितेंद्र था और एक अभिषेक था, और सर ऐसे मारा कुटी करके हम हमारी जान बचा के भाग के आए वहाँ से। माफिया से सरकारी जमीन मुक्त कराने के बाद अब प्रशासन की जेसीबी का रुख सिंहस्थ क्षेत्र की ओर होने वाला है। कलेक्टर ने निगम अधिकारियों के साथ बुधवार को मीटिंग की और साफ किया कि 2016 के बाद सिंहस्थ क्षेत्र में बने स्थायी निर्माण की सूची बनाएं। इनको जल्द ही तोड़ा जाएगा। फिलहाल अस्थायी निर्माण मुहिम से बचे रहेंगे। सिंहस्थ क्षेत्र में सबसे ज्यादा स्थायी निर्माण अंकपात जोन और दत्ता खड़ा जोन में हुए हैं। कई जगह तो कॉलोनी सी बस गई है। हटाने से पहले ऐसी कॉलोनियों, मकानों और दुकानों की सूची तैयार की जाएगी जो 2016 के बाद बने हैं। कलेक्टर ने निगम अधिकारियों से साफ किया कि वह सूची निष्पक्षता के साथ बनाएं और किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करें। अगर भेदभाव की शिकायत उन तक पहुंची तो खैर नहीं रहेगी। मीटिंग में नए निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता, SDM कल्याणी पांडे, अपर आयुक्त मनोज पाठक, भवन अधिकारी पीयूष भार्गव उपस्थित थे। कोविड के कारण बंद कॉलेज के क्लासेस के दरवाजे बुधवार से एक बार फिर खुल गए। ऑफलाइन क्लासेस शुरू होते ही कॉलेज एक बार फिर से विद्यार्थियों से आबाद हो गए। हालांकि पहले दिन केवल 50% क्षमता के साथ ही क्लासेस शुरू की गई। विद्यार्थियों को प्रवेश देने से पहले उनका टेम्परेचर चेक किया गया, फिर मास्क भी देखा गया। क्लासेस भी डिसइंफेक्ट कराई गई। कॉलेज में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ाई होगी। दोनों का टाइम अलग अलग रखा गया है। हालांकि पहले दिन विद्यार्थियों की उपस्थिति काफी कम दिखाई दी। छात्र पूजा हारोड ने बताया कि 50% क्षमता के साथ क्लासेस शुरू होने से काफी खुशी है। करीब 18 महीने से कॉलेज बंद थे। 2 साल में कॉलेज आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम जैसे घर पे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं उससे ज़्यादा यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई होती है। थर्मामीटर से चेक भी कर रहे हैं और सैनिटाइजर और मास्क भी और डिस्टेंस भी। उच्च शिक्षा की गाइडलाइन के अनुसार सारे दिए गए निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। विद्यार्थियों को 50% के मान से महाविद्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। सोम, मंगल, बुध को हम 50% विद्यार्थियों को बुला रहे हैं। बाकी शेष विद्यार्थियों को गुरु शुक्र शनि को बुला रहे हैं। और ऑनलाइन के साथ साथ में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही कक्षाएं एक साथ चलेंगी। महिला जालसाज शिरीन हुसैन की धोखाधड़ी के किस्से बढ़ते ही जा रहे हैं। बुधवार को बड़नागर थाने में उसके खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया। शिरीन ने एक युवक और उसकी पत्नी के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए 80,000 रुपए लिए थे। दरअसल बड़नागर के उमरिया निवासी इजराइल पटेल का पत्नी से विवाद चल रहा था। इसकी जानकारी लगने पर शिरीन ने इजराइल की घेराबंदी की थी। उसने इजराइल को डराया था कि उसके खिलाफ दहेज प्रताड़ना सहित कई प्रकरण दर्ज हो जाएंगे। अगर वह बचना चाहता है तो 80,000 रुपए दे। इजराइल से शिरीन ने यह राशि मानव अधिकार अध्यक्ष के तौर पर मांगी थी। डरे सहमे इजराइल ने 3 किस्तों में शिरीन को राशि दी थी। इजराइल की शिकायत पर पुलिस ने शिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि जालसाजी के आरोप में पकड़ी गई शिरीन हुसैन के खिलाफ अब तक 4 प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। शहर में एक बार फिर वायरल डेंगू और मलेरिया ने पैर पसार लिए हैं। बीमारी की चपेट में सबसे ज्यादा बच्चे आ रहे हैं। चरक अस्पताल का तो ये हाल है कि 85 बेड पर 109 बच्चे भर्ती हैं। दिक्कत ये भी है कि मरीजों की भीड़ के बीच अस्पताल स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। दरअसल मौसम में बदलाव के कारण वायरल डेंगू और मलेरिया अचानक बढ़ गया है। इसका सीधा असर बच्चों पर पड़ा है। मौसमी बदलाव को बच्चे झेल नहीं पा रहे और बीमार हो रहे हैं। इनका उपचार चरक अस्पताल में चल रहा है। अस्पताल में अचानक मरीज बढ़ने से व्यवस्था चरमरा गई है। यहाँ केवल 13 नर्सें 3 शिफ्ट में ड्यूटी कर रही हैं। उन पर इतने मरीजों का बोझ आ जाने से वह भी खुद को असहाय महसूस कर रही हैं। ऐसी ही स्थिति अस्पताल की सेंट्रल लैब की है। लैब में भी रिपोर्ट का दबाव बढ़ गया है। रोजाना करीब 400 से ज्यादा जांचें की जा रही हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर PN वर्मा के मुताबिक स्टाफ की कमी की जानकारी कलेक्टर को दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान 20 सितंबर को प्रदेश के कलेक्टर, SP, संभागायुक्त, IG से बात करेंगे। जिला पंचायत CEO ने विभागीय अधिकारियों से उनके विभागों की जानकारी बुलवाई है। टीकाकरण महाअभियान गुरुवार और शुक्रवार को होगा। शहर के 85 केंद्रों पर कोविशील्ड के दोनों डोज लगाए जाएंगे, जबकि 6 सेंटर पर कोवैक्सीन का केवल 2nd डोज लगाया जाएगा। दोनों वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। यह बगैर प्री बुकिंग के लगाई जाएगी। दीन दुखियों के प्रति उपजी करुणा से उठी प्रेरणा ने महिलाओं का एक सशक्त समूह खड़ा कर दिया है। समूह की महिलाएं आज कौशल हासिल कर समाज में नए कीर्तिमान रच रही हैं।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रद्धा महिला सामाजिक कल्याण उत्थान समिति की। आज समिति के माध्यम से कई बड़े कामों को अंजाम दिया जा रहा है। समिति की स्थापना की कहानी बड़ी दिलचस्प है। समिति के अध्यक्ष योगिता पुरोहित ने बहुत ही छोटी उम्र में घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी। उनके जीवन में कठिन मोड़ 2005 में आया, जब इलाज का खर्च नहीं होने से उनकी बेटी जिंदगी की जंग हार गई। इस हादसे ने योगिता को खुद के पैरों पर खड़ा होने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ताकत दे दी। योगिता ने जिंदगी की शुरुआत सिलाई से की। उनकी सास ने उन्हें 900 रुपए कीमत की सेकंड हैंड सिलाई मशीन दिलाई और इससे योगिता ने काम शुरू किया। फिर उन्होंने महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण देना चालू किया। आज उज्जैन, देवास, मंदसौर, आगर, शाजापुर, रतलाम और नीमच की 6000 से ज्यादा महिलाएं सिलाई सीखकर अपने घरों को चला रही हैं। योगिता यहीं नहीं रुकी। उन्होंने राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत लोगों को कौशल प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम शुरू किया। उनके काम को देखते हुए ही 2016 में उन्हें सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास हैदराबाद ने उन्हें 2011 और 2012 में सम्मानित किया। जन सहयोग के लिए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली के प्रगति मैदान में पुरस्कृत किया गया। स्वच्छता मिशन में बेहतर काम करने के लिए उज्जैन नगर निगम कमिश्नर ने भी उनका सम्मान किया। महाशक्ति नगर में रहने वाली योगिता ने समिति का कार्यालय मंछामन एक्सटेंशन में खोल रखा है। 2 बेटियों की मां योगिता दिव्यांगों को भी अपने पैरों पर खड़ा करने में जुटी है। वह दिव्यांगों के लिए लगातार रोजगार मुखी ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित कर रही हैं। वृद्धों के लिए डे केयर की स्थापना भी उन्होंने कर रखी है। वह SC, OBC और BPL परिवार के बच्चों को निःशुल्क सिलाई व कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी दे रही हैं। कोविड के दौर में भी उनकी संस्था ने बेहतर काम किया। इस दौरान 9000 से ज्यादा मास्क और 60,000 से ज्यादा भोजन के पैकेट बांटे गए। कलेक्टर उज्जैन ने उनकी सेवा को देखते हुए सम्मान किया। सबसे बड़ी बात यह है कि योगिता शहर के साथ ग्रामीण इलाकों पर भी अपने काम को फोकस किए हुए हैं। वह ऐसे दुर्गम इलाकों में काम कर रही हैं जहां पहुंचना आसान नहीं है। घने जंगलों के बीच बसे दुर्गम इलाकों में वह निर्धन महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के अभियान में पूरी ताकत से जुटी हैं। सबसे पहला ये कि मैं बहुत महिलाओं के साथ में रही हुई, तो महिलाओं की जो एक्चुअल दुख है, जो परेशानियाँ है, वो मैंने देखी हुई है। और इसी कारण उन लोगों के लिए लगातार कुछ न कुछ कार्यक्रम हम लोग करते रहे। इसमें एक छोटा सा प्रोग्राम होता है रोजगार से जुड़ने के लिए, जिसमें महिलाओं को ट्रेनिंग की, सिलाई का ट्रेनिंग हुआ, कंप्यूटर का ट्रेनिंग हुआ, जिससे वो लोग अपना अर्निंग करके और अपना खुद का रोजगार करके, अपना कमाई करके घर परिवार अच्छे से चला सके। क्योंकि जितनी भी जिम्मेदारियाँ उठानी होती है ना परिवार की, वो महिलाओं को ही उठानी होती है। अब इतना करते करते हम लोगों को ऐसा लगा कि महिलाओं के लिए भी और भी कुछ करना चाहिए, तो उनको शिक्षा और स्वास्थ्य से जोड़ने के लिए भी हम लोग उस पर काम करना शुरू कर रहे हैं। और आगे भी जो है, अब काफ़ी हम लोगों की टीम भी बड़ी हो गई है, तो हम लोग सब लोग मिलके वृद्धों के लिए और विकलांग बच्चों के लिए भी काम करना शुरू कर दिया है। जैसे सिलाई का ट्रेनिंग हुआ, जिसमें अभी की जितने भी डिज़ाइनिंग कपड़े होते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का हुआ, ये सारे कोर्सेज कर करके और रेडीमेड के जो कोर्स किया है वो करके, जिससे आप लोगों इन लोगों का कम से कम मंथली 10 से 12 हज़ार सब लोग अपना कमाई कर रहे हैं। किसी ने अपना बुटीक भी डाला हुआ है, पर्सनल भी काम कर रहे हैं और रेडीमेड गारमेंट्स का काम यहाँ लोग सब लोग सामूहिक मिलके भी करते हैं। अभी क्योंकि पूरा अभी टेक्नोलॉजी पूरा चेंज हो गया, सारी चीज़ें कंप्यूटर पे और डिजिटल हो गई है, तो इसी कारण इन लोगों को डिजिटल की ट्रेनिंग देने के लिए और कंप्यूटर से जोड़ने के लिए, जिससे कंप्यूटर के एडवांस कोर्सेज करें और अपना बड़ी से बड़ी कंपनियों में जॉब करें। हमने कंपनियों से भी प्लेसमेंट कर लिए सभी से। वो लोग अपने यहाँ पे जो सीखे हुए बच्चे आएंगे, वो लोग भी यहाँ से जॉब प्लेसमेंट भी इनको दिया जाएगा। और हम लोग सभी से आग्रह करते हैं, महिलाएं, बच्चे, SC के हो, गरीब हो, आके निःशुल्क अपना ट्रेनिंग भी ज्वाइन करें
और बहुत अच्छी कंपनियों में जॉब ले, हम लोगों की यही शुभकामनाएं हैं। मैंने मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा आयोजित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत MP कॉल संस्था द्वारा संचालित कंप्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग में निःशुल्क 3 महीने का कोर्स किया, जिससे हमने सीखा है इंट्रोडक्शन ऑफ हार्डवेयर, कंप्यूटर रिपेयरिंग, विंडो इंस्टॉलेशन आदि चीज़ें हमने सीखी है, जिससे मेरा नेटवर्किंग इंफोटेक पर चयन हो गया। मैंने मध्य प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा आयोजित कौशल विकास परीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत MP कॉन संस्था द्वारा संचालित कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का कोर्स 3 माह का कोर्स किया है, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, ऑल कंपोनेंट्स, वेरिफिकेशन, विंडोज इंस्टॉलेशन, ट्रबल शूटिंग, नेटवर्किंग आदि प्रकार के टॉपिक सीखे हैं, जिससे मुझे नेटवर्किंग संस्था में चयन हुआ है। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।